हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। यही हमारा चैप्टर, हमने इसमें कुछ बहुत सारे टॉपिक हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। सेंटर ऑफ मास से लेके मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, किसी पार्टिकल के लिए टॉर्क, किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमने टॉर्क देखा, किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए हमने एंगुलर मोमेंटम देखा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखा, इक्विलिब्रियम भी देख लिया रिजिड बॉडी का। रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हम समझ चुके हैं, कपल भी हम समझ चुके हैं। बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी थ्योरी हम इस चैप्टर से रिलेटेड कर चुके हैं। अब हमारे पास आज के दो टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन, या फिर गायरेशन, जो भी आप पढ़ो इसे, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन, ये दो चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो इन दो चीजों को हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास इन लीनियर मोशन। जैसे लीनियर मोशन में मास होता है, जो काम लीनियर मोशन में मास का होता है, ठीक वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में होता है। जैसे हमने समझा था कि फोर्स जो होता है वो टॉर्क के इक्विवेलेंट होता है। फोर्स लीनियर मोशन में जो फोर्स होता है वो रोटेशनल मोशन में टॉर्क के इक्विवेलेंट आ जाता है। बस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होता है, हम टॉर्क को निकालते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स करके। इसी तरीके से हमने क्या पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था। जो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम निकल गया था वो क्या है, जैसे मोमेंटम होता है लीनियर मोशन में, ठीक उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। ऐसी अब हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रोटेशनल एनालॉग है ऑफ मास इन लीनियर मोशन। मतलब लीनियर मोशन में जो मास का काम है वही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो डेफिनेशन है, यही इतना ही लिखना है इसमें, और जितना बोला जाएगा, जितना लिखा है उस डेरिवेशन को इस हिसाब से कर लेना है। तो कंसीडर अ रिजिड बॉडी हैविंग टोटल मास कैपिटल एम। एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर लो जिसका जो टोटल मास है वो क्या है, कैपिटल एम है। कंसिस्टिंग ऑफ एन पार्टिकल, उसमें एन पार्टिकल्स है, हैविंग मासेस m1 m2 अप टू mn, विद पोजीशन वेक्टर r1 r2 अप टू rn। और मान लो उनके पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 है, r2 है, r3 है, अप टू rn है। और इसी तरीके से फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी को v1 मान लो लीनियर वेलोसिटी, v2 मान लो सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी, इसी तरीके से v3 थर्ड पार्टिकल की vn वेलोसिटी। इसी तरीके से क्या होता है, देखो एक चीज और ध्यान रखनी है, ओमेगा जो होता है वो कांस्टेंट होता है रोटेशनल मोशन के लिए। एंगुलर जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। जब हमने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पढ़ा था तो हमने वहां पे लिखा था कि जो ओमेगा होता है, यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है रोटेशनल मोशन के लिए क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल। मान लो इनमें से जो बहुत सारे पार्टिकल यहाँ पे n तक पार्टिकल हैं जिनका मास m1 है, m2 है, m3 है, अप टू mn है, उनके बीच में कोई ith पार्टिकल है, उस ith पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी भैया, 1/2mv², क्योंकि यही फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। हाफ mi/vi²। mi क्या हो गया, मास ऑफ द ith पार्टिकल, vi क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल। ये लीनियर वेलोसिटी की बात हो रही है। अब बिकॉज वी नो vi इक्वल टू ri ओमेगा, देन वी विल पुट vi इक्वल टू ri ओमेगा हेयर। तो ये हो जाएगा vi का स्क्वायर है तो ri² ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये तो ith पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। एक्चुअल में जो हम पढ़ रहे हो क्या, मूवमेंट ऑफ एनर्जी हमें निकालना है। क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि हमें मास के इक्विवेलेंट रोटेशनल मोशन के लिए टर्म निकालना है। क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने क्या पढ़ा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ द मास इन द लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन में जो मास का काम है वही काम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का किसमें है, रोटेशनल मोशन में। तो रोटेशनल मोशन में हमें क्या करना है, मास देखना है, मतलब हमें क्या करना है, मास का इक्विवेलेंट निकालना है। हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पहले ये हमें पता है। उसके बाद हमने वी आई की जगह आर आई ओमेगा रख दिया, मतलब हमने एंगुलर वाले टर्म रख दिए, एंगुलर रोटेशनल मोशन वाले टर्म रख दिए। ओमेगा रोटेशनल मोशन के लिए यूज हो गया, रेडियस यूज हो गया रोटेशनल मोशन के लिए। अब हमें क्या करना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी निकालनी है। ये तो हो गया ith पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। अब हम निकाल रहे हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी। कैसे निकल जाएगी, समेशन ऑफ के आई। के आई का मतलब क्या हो गया, ith पार्टिकल की एनर्जी, और बहुत सारे पार्टिकल है उसमें सबकी एनर्जी निकाल के जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी निकल जाएगा ith पार्टिकल। तो हमारा क्या चल रहा था कि काइनेटिक एनर्जी टोटल कैसे निकाली हमने, द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑल द पार्टिकल्स। आई यहाँ पे आई लिखा है, इस आई यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, आई इक्वल टू 1 to n, मतलब यहाँ पे जो है n पार्टिकल है, एक से लेके n तक, और n पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, टोटल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। इस या फिर इस k को देखो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, k बराबर एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल अप टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द n पार्टिकल। और इसको हम कुछ इस तरीके से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब k इक्वल टू क्या हो गया, देखो यहाँ पे के आई की वैल्यू ऊपर जो हमने निकाली उसको हमें पुट कर देंगे, तो हाफ और ओमेगा स्क्वायर। देखो इस ओमेगा पे भी आई नहीं है क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट होता है रोटेशनल मोशन के लिए, तो ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, हाफ भी बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, mi/ri²। और जो ये तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है mi/ri², ये इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज डिफाइंड एज द, इट इज अ न्यू क्वांटिटी फॉर यू। क्या है ये, तुम्हारे लिए एक नई क्वांटिटी हो गई जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी पार्टिकल
है ना, क्योंकि अगर हम ith पार्टिकल की बात करेंगे तो ith पार्टिकल का यहाँ पे आई रख देंगे, ith पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन ये क्या निकल रहा है, देखो हम यहाँ पे समीशन लगा के निकाल रहे हैं, मतलब हम टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलवेज मेजर्ड अबाउट एन एक्सिस, यानी कि एक एक्सिस के अबाउट ही इसको मेजर किया जाता है। क्योंकि आर आई जो डिस्टेंस है, ये आर आई क्या है, ये किसी भी पार्टिकल की क्या है, पोजीशन वेक्टर है। और पोजीशन वेक्टर जो होता है वो एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही लिया जाता है, ध्यान रखना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमेशा किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन करते हैं। तो ये जितना भी यहाँ पे क्वांटिटी इस ब्रैकेट में इसमें आई है समीशन के अंदर, ये पूरा समीशन वाली जो क्वांटिटी है इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी विद डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास इन लीनियर मोशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मास का क्या है, रोटेशनल एनालॉग है। तो हम इसकी जगह ये जो हमारे पास टोटल जो टर्म है, देखो वैसे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम अच्छे जानते हैं, हाफ mv² होता है, ठीक है, ये हमें पता है। अगर हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाले, यानी कि kr सिंपल लिख दिया मैंने, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाले तो हाफ। अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह क्या आएगा, इस मास की जगह क्या आएगा भाई, हम रोटेशनल मोशन में चले गए तो मास की जगह आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। कहने का मतलब क्या, ये वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा स्क्वायर तो पहले से आ रहा है, बच क्या रहा है, केवल आई नहीं आ रहा। तो ये जो पूरा टर्म है आई है यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये क्या है, मास की तरह, मास के कंपेरेबल होता है लीनियर मोशन में। या फिर हम इसको इस तरीके से लिख देंगे k = हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये निकल गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसको ऐसा भी बोल सकते हो, इट इज अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और जो यहाँ पे आई दिखाई दे रहा है इसी को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं किसी भी रिजिड बॉडी के लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कुछ इस तरीके से डिफाइन करना है और इस तरीके से उसका फॉर्मूला डेरिवेट करना है। अब यहाँ पे हम दो केस देखते हैं, देखो दो एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर अ थिन रिंग ऑफ रेडियस आर। हमने क्या करा, सबसे पहला जो है यहाँ पे ए वाला एग्जांपल, इसमें क्या एक थिन रिंग ले रही है। रिंग का मतलब समझते हो, जैसे एक अंगूठे में पहनने वाली, उंगली में पहनने वाली रिंग होती है, या फिर चूड़ी समझ लो, उस तरीके से एक हमने एक रिंग लेनी है जिसका रेडियस आर है एंड मास कैपिटल एम, और उसका जो मास है वो कैपिटल एम। रोटेटिंग इन इट्स ओन प्लेन, वो अपने प्लेन में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है अराउंड इट्स सेंटर विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम इस रिंग की निकाले तो कैसे निकलेगी, हाफ m × v²। मास हो गया ये टोटल रिंग का, v वेलोसिटी हो गई उस रिंग की, यानी कि रोटेशनल मोशन वो कर रहा है एक एक्सिस के अबाउट, सेंटर के अबाउट, उसने खुद ही बोला है। अब हम यहाँ पे क्या हुआ, देखो m, अब इसने क्या करा, ke = हाफ mr² ओमेगा²। v की जगह r ओमेगा होता है, हम अच्छे जानते हैं v = r ओमेगा होता है, तो इस v की जगह आप r ओमेगा पुट करेंगे तो r² ओमेगा²। और जो mr² है इसको हम पढ़ चुके हैं, इसकी जगह i होता है तो i रख दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। mr² जहां पे भी आएगा वो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया i होगा, तो i हो गया ओमेगा²। अब देखो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, हाफ, और एम आर की जगह हमने mr² की जगह हमने आई रख दिया ओमेगा², ये फॉर्मूला बन गया। यानी कि आई बराबर क्या है, एक्चुअल में आई बराबर क्या है, mr²। आई की जगह हमने क्या लिखा, mr²। तो कोई रिंग है एक मैंने क्या बोला, एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस आर है, जिसका मास कैपिटल एम है, एंड रोटेटिंग इन इट्स ओन प्लेन अराउंड इट्स सेंटर, वो अपने सेंटर के अबाउट क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फॉर्मूले से निकल के आता है, वेयर आर इज द रेडियस एंड एम इज द मास ऑफ द रिंग। सिंपल सी बात है, ये सर्कुलर रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, टेक अ रिजिड रॉड ऑफ नेग्लिजिबल मास ऑफ लेंथ l। एक रिजिड रॉड लेनी है जिसका नेग्लिजिबल मास मतलब बहुत कम मास है, लेकिन उसकी लेंथ जो है l है, विद अ पेयर ऑफ स्मॉल मासेस, और विद अ पेयर ऑफ स्मॉल मासेस। देखो वो इस तरीके से बोल रहा है कि हमारे पास एक रॉड लेनी है, इस तरीके से रॉड ले लो, एक मास यहाँ पे है इसका m और एक मास है इसका m है, या इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो, और यहाँ पे क्या है, दोनों मास यहाँ पे सेम मानेंगे विद द स्मॉल मासेस। क्या बोला, देखो टेक अ रिजिड रॉड ऑफ नेग्लिजिबल मास ऑफ लेंथ l, यानी कि इसकी जो लेंथ है l मान लो, दोनों सिरे पे इसके मास m और m है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मासेस, ये दोनों जो मास यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से निकलेगा। देखो mr² होता है फॉर्मूला, तो m टोटल मास इसका कैपिटल m है, और ये स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर हो जाएगा कैपिटल m/2। और इसी तरीके से ये वाला स्मॉल m भी क्या होगा, ये कैपिटल m/2 होगा, क्योंकि टोटल मास तो कैपिटल m है। तो ये जो मास होगा इस वाले कोने का, ये वाला जो मास है, यानी कि ये वाले एंड का जो मास है m/2। इसी तरीके से ये वाला जो मास होगा कैपिटल m/2 हो जाएगा, ये भी, ये दोनों क्या स्मॉल m है, यहाँ पे ध्यान रखना है। अब m/2 l/2 होल स्क्वायर, m/2 r² क्या होता है, m × r² होता है, m तो ठीक हो गया। अब r की बात कर दी, r की जगह क्या आ जाएगा भाई, ये सेंटर से लेके, देखो सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, टोटल तो लेंथ इसकी कितनी है, l/2 l है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ कितनी है, l है, तो ये सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l/2 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, l/2 हो जाएगी। तो देखो इस वाले सेक्शन के लिए, इस वाले सेक्शन के लिए मास m/2 आ गया, इस वाले सेक्शन के लिए जो यहाँ पे r हम रख रहे थे, ये r जो आ गया l/2 आ गया, तो l/2 का स्क्वायर प्लस ये जो हाफ सेक्शन और बचा हुआ है इसके लिए भी ऐसे करेंगे, m की जगह m/2 रख देंगे, और इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस l/2 रख देंगे, उसका होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है mr²। हम क्या निकाल रहे हैं, एक रिजिड रॉड है हमारे पास, ठीक है, जिसका मास कैपिटल m है, बहुत कम मास है भले, लेकिन उसका मास क्या कैपिटल m है, दोनों एंड पे उसके बराबर मास रखे हुए हैं, स्मॉल m स्मॉल m।
उसका हम क्या निकाल लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, पहले हाफ पार्ट आधे पार्ट का निकाल दिया, फिर आधे पार्ट का और निकाल दिया, तो हाफ पार्ट का या हाफ पार्ट का, इन दोनों को ऐड करा इस तरीके से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ml²/4, यानी कि एक जो रिजिड रॉड है जिसका मास नेग्लिजिबल मास है और उसका लेंथ स्मॉल एल है, उसका जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस फॉर्मूले से निकल के आ जाता है। तो आपको मैंने यहाँ पे 2 चीजें बताई, दोनों चीज याद रखनी है कि सर्कुलर जो डिस्क होती है, सर्कुलर जो रिंग होती है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इतना होता है। जो हमारे पास रिजिड रॉड होती है एक, जिसके लेंथ स्मॉल एल है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस तरीके से निकल जाता है। दस फॉर अ पेयर ऑफ मासेस रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस, बोला पेयर ऑफ मास, ये क्या है, ये दोनों के दोनों पेयर ऑफ मास, एक मास का क्या बना, एक पेयर बन गया, दो हो गए ना, दो मास हो गए में पेयर बन गया, इसका मतलब दस अ पेयर ऑफ मासेस रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द रॉड आई इक्वल टू, कहने का मतलब क्या है, जो ये हमारे पास रॉड है ये जो रोटेट कर रही है परपेंडिकुलर कर रही है, सेंटर से जाने वाले परपेंडिकुलर से लिखा उसने, रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस थ्रू द सेंटर, मतलब रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस थ्रू द सेंटर, तो सेंटर से जाने वाला जो एक्सिस तो मैंने ये बना दिया, देखो जो ध्यान रखना है जो एक्सिस में बना रहा हूं, सेंटर से जाने वाला एक्सिस तो ये है परपेंडिकुलर टू द रॉड, और रॉड पे भी परपेंडिकुलर ये है, तो इस एक्सिस के अबाउट ये जो रॉड है तुम्हारे पास, जिसके एक एंड पे स्मॉल एम मास, दूसरे एंड पे भी स्मॉल एम मास है, वो क्या कर रही है, इस सेंटर के अबाउट, सेंटर के पे क्या खींचा, परपेंडिकुलर खींचा, इस परपेंडिकुलर एक्सिस, ये एक्सिस मान के इसके अबाउट क्या कर रहा है, ये जो हमारे पास, ये हमारे पास जो रॉड है वो क्या कर रहा है, रोटेशन मोशन कर रहा है। मैंने क्या बोला कि जो सेंटर से जाता हुआ जो ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि उसने क्या बोला, रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस थ्रू द सेंटर, मतलब सेंटर से जाने वाला एक्सिस ऑफ मास परपेंडिकुलर, क्या लिखा है, थ्रू द सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द रॉड, और जो ये एक्सिस होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए रॉड पे, इस एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू ml²/4 है। ध्यान रखना हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किसी एक्सिस के अबाउट ही क्या करते हैं, उसको डिफाइन कर पाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ये वाली एक्सिस ले ली, यहाँ पे इसके सेंटर से जाने वाली और परपेंडिकुलर है इस रॉड पे, तो इस एक्सिस के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का, जिसकी लेंथ स्मॉल एल है, जिसका मास कैपिटल एम है, इतना निकल के आ जाएगा। तो ध्यान रखना, ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में समझा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये भी, ये मास का क्या है, रोटेशनल एनालॉग है, मतलब जिस तरीके से लीनियर मोशन में मास होता है उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये हो गया, इसके अकॉर्डिंग तुम इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन भी बना सकते हो, द मास मल्टीप्लाई विद द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस, या फिर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से डिफाइन हो गया, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हो ना इसको, जब मैथमेटिकली डिफाइन करोगे तो क्या लिखोगे, मास ऑफ रिजिड बॉडी मल्टीप्लाई द डिस्टेंस, क्या लिखोगे, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, अगर किसी पॉइंट का क्या निकाल लें हम, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, किसी पार्टिकल का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस, फ्रॉम ऑरिजिन, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाता है किसी पार्टिकल के लिए। अगर पूरे ऑब्जेक्ट के लिए निकालेंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो आर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा भाई, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में उस रिजिड बॉडी का क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ये जो आर है क्या हो जाएगा, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में उस रिजिड बॉडी का क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। और ध्यान रखना है हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट ही निकाला जाता है, वैसे नहीं निकाल सकते। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना। तो ये क्या है, देखो अभी जो फॉर्मूला तुमने पढ़ा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr², सिंपल सी बात है, क्या होता है, mr² होता है। अब ये यहाँ पे जो r आ रहा है, दिस r इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन, सिंपल सी बात। या फिर इसको देखो दूसरे तरीके से डिफाइन करेंगे, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस मे बी डिफाइंड, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ मास, क्या लिखा, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, मतलब कैसे डिफाइन कर रहे हैं, बोले ये डिस्टेंस है कहां से, एक्सिस से, फ्रॉम एक्सिस ऑफ अ मास पॉइंट, किसकी डिस्टेंस है, ये किसी मास पॉइंट की डिस्टेंस है, हुज मास इज इक्वल टू द मास ऑफ द होल बॉडी, और जिसका मास क्या है, पूरे होल बॉडी के मास के बराबर है, यानी कि इसकी, एंड हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस। कहने का मतलब क्या है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में जो आर आता है, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ गायरेशन। सिंपल सी लैंग्वेज में याद रखना है और ये डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है कि द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, कहां से डिस्टेंस लेनी है, एक्सिस से लेनी है, किसकी लेनी है, एक पॉइंट मास की। कहने का मतलब क्या, ये एक्सिस है मान लो, और यहाँ पे एक पॉइंट मास है, एक रिजिड बॉडी है, एक इरेगुलर शेप की इस तरीके से, और यहाँ पे एक पॉइंट मास है, ये एक्सिस है, इसके अबाउट ये मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको आर मान लो, इस पॉइंट यहाँ से इस पॉइंट मास की डिस्टेंस आर है, ठीक। और ये जो पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास क्या कर रहा है, टोटल मास को डिनोट कर रहा है। और उसने क्या बोला, देखो whose moment of inertia is equal to the moment of inertia of the body about the axis, और
इस डिस्टेंस आर को लेके, जिस डिस्टेंस आर को लेके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाए ऑब्जेक्ट का, मैंने बोला जिस डिस्टेंस आर को लेके, जैसे यहाँ पे हमने इस पार्टिकल की डिस्टेंस आर ले ली, इस आर को लेके अगर इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाता है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा कैसे, आर का स्क्वायर करके एम से मल्टीप्लाई करोगे। मैंने क्या बोला, अगर इस आर डिस्टेंस को लेके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाता है उसके स्क्वायर को मास से मल्टीप्लाई करने से, तो जो आर है उसी को रेडियस ऑफ गायरेशन कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में आर इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, सिंपल सी बात। फॉर एग्जाम्पल फॉर अ थिन रॉड, एक थिन रॉड के लिए मानो, अभी तो हमने पढ़ा, अभी हमने जाना कि थिन रॉड क्या होता है। थिन रॉड का जो हमारे पास क्या था, अरे देखो हमें याद रखना है कि थिन रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ml²/12, ठीक है। और ये किस एक्सिस के अबाउट यहाँ पे लिखा भी है, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू द रॉड एट द मिड पॉइंट। कहने का मतलब मैंने अभी बताया था कि एक हमारे पास इस तरीके से रॉड है, मान लो इसके मिड पॉइंट पे एक क्या ले लो, परपेंडिकुलर ले लो। इस परपेंडिकुलर के अबाउट, जो ये परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे अभी खींचा, इसको मैं एक्स एक्स बोल दे रहा हूँ, इसके अबाउट ये AB जो तुम्हारे पास रॉड है क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक हो गई बात। और इस रॉड का जो ये थिन रॉड है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ml²/12 वेयर एल इज द टोटल लेंथ, ठीक हो गई बात। इतना ध्यान रखना कि एक थिन, जो हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, रिंग का भी है, थिन रॉड का भी है, एक प्लेट का भी होगा, एक स्फीयर का भी होगा, कि इन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो वो आपको क्या करना है, इनके छोटे छोटे फॉर्मूले उनको फिलहाल ऐसे याद कर लो, आगे हायर क्लास में जैसे आप जाओगे तो इनका डेरिवेशन भी आपको क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो I = ml²/12, मैंने क्या बोला, ml²/12 क्या, इस थिन रॉड का क्या हो गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो अब हम क्या कंपेयर करेंगे, देखो हम इसको कंपेयर करेंगे I = mr² से, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है वो mr² होता है, हम अच्छे जानते हैं। तो इसको इसके साथ कंपेयर जैसे करेंगे तो r² बराबर क्या निकल के आएगा, l²/12। तो r² की जगह हम l²/12 लिख देंगे, या r बराबर l/√12 लिख देंगे। इट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर अ थिन रॉड। तो सीधी सी बात हो गई। मैंने पहले ही बोला था, जो हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में जो आर आता है उसी को हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं, और हमने थिन रॉड के रिस्पेक्ट में रेडियस ऑफ गायरेशन को इस तरीके से डिफाइन भी कर दिया। या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो I = वी नो दैट mr², वेयर I = I/M, ऐसे निकलेगा ना, √I/M। जब आप आर को निकालेंगे तो दिस आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन एंड डिफाइंड एज I/M। इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हमने जान लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मास का ही रोटेशनल एनालॉग है, मतलब मास ही है वो, जैसे लीनियर मोशन में मास का जो काम होता है उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो काम होता है। बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मैग्नीट्यूड को इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना। आई डिपेंड्स अपॉन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीज पर डिपेंड करता है ये भी आपको ध्यान रखना। मास पे भी डिपेंड करता है, ये शेप पे भी डिपेंड करता है, साइज पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है मास का ऑब्जेक्ट में, कहीं पे मास ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं है, कहीं पे कम डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं है। हमने पहले भी पढ़ा था कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है अगर, तो उसका सेंटर ऑफ मास और मोमेंट और क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दोनों एक निकल के आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता मास का, वहाँ पे थोड़ा अलग केस होता है। लेकिन आई किसकी चीज पे डिपेंड करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ इतना ही सीखना है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिपेंड किस किस चीज पे करता है, मास पे करता है, शेप पे करता है, साइज पे करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे करता है, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन लिखा है उसने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि रोटेशन के एक्सिस के अबाउट, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उसके अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। थर्ड चीज क्या है, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तीसरी चीज किस पे डिपेंड करेगा, पोजीशन, रोटेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस अबाउट द रोटेशन। आई हैज अ यूनिट, आई की यूनिट क्या होगी, देखो आई का फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल गया है, आई इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा आई इक्वल टू क्या था, mr²। तो m की जगह मास है, किलोग्राम रख देंगे। ये हमारे पास आर है, ये डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस की जगह हम क्या रख सकते हैं, मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका यूनिट निकल के आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से इसका डायमेंशन, ये क्या निकल जाएगा, इधर डायमेंशन, डायमेंशन में क्या करेंगे, किलोग्राम की जगह मास रखेंगे, ये मीटर जो है डिस्टेंस है उसकी जगह एल रख देंगे, तो l² निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास डायमेंशन जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो क्या ml², या फिर इसको ml2 करके पढ़ते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो अभी इस चैप्टर में हमने देखो बहुत कुछ सीख लिया। अभी तक हम बहुत थ्योरी कवर कर चुके हैं, आगे हमने और भी थ्योरी कवर करनी है जरा, और कुछ और पार्ट बचे हैं इसकी थ्योरी के, उसके बाद हम इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे।